आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए ने एक बार फिर हमला किया। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि हमले में 90 सैनिकों की मौत हुई है। आपको बताएं कि बलूच आर्मी जो बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी का बीते 5 दिन में यह दूसरा हमला है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि काफिले पर फिदायन हमले में सुरक्षा बलों ने 7 जवानों की मौत हुई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला भी किया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में फंस गया है और 48 घंटे में जो छोटे बड़े मिलाकर लगभग 57 अटैक्स हुए, इनकी कहानी क्या कहती है? क्या बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर में अब प्रवेश कर चुका है और क्या इसकी परिणति होगी पाकिस्तान के टुकड़ों से? विशेष चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान का जहर पाकिस्तान पर कहर बरपा रहा है। अभी एक हफ्ते भी नहीं बीते कि जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सरकार और सेना की चूलें हिला दी थी। ट्रेन में सवार 182 बंधकों को निशाना बनाकर बीएलए ने पाकिस्तान प्रशासन की सांसें फुला दी थी और उसके ठीक कुछ दिन बाद बीएलए ने बलूचिस्तान के नोशकी जिले में फिदायन हमले को अंजाम दिया और इस बार बीएलए का निशाना बना पाकिस्तान का मिलिट्री वाहन। बीएलए ने अपने फिदायन हमले में 90 पाकिस्तानी जवानों को मारने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि हमले में महज 7 जवान ही मारे गए। वहीं क्वेटा से तफ्तान जा रहे पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले का बलूच लिबरेशन आर्मी ने वीडियो भी जारी किया, जहां क्वेटा से जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर हाईवे के पास हमला किया गया। हाईवे से गुजर रहे सेना के काफिले की एक गाड़ी में विस्फोट हुआ। बीएलए ने इस गाड़ी को अपना पहला टारगेट जबकि उसके पीछे चल रही दूसरी गाड़ी को दूसरा टारगेट बताया। आखिर बलूचिस्तान और बीएलए क्यों सुर्खियों में है, ये भी समझना होगा। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की कुल क्षेत्रफल का करीब 43% हिस्सा बलूचिस्तान में है। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के समृद्ध गैस और खनिज संसाधनों का दोहन कर कब्जे जमाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियां बदहाली का शिकार बनी हुई है, जिसके लिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार को दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि बलोच लोगों को पाकिस्तानी सरकार दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। यही वजह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आजादी चाहता है। दरअसल बीएलए इस समय पूरी तरह से आक्रामक मूड में है और पाकिस्तानी सेना को जमकर निशाना बना रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिस आतंकवाद को खाद पानी देने का काम कर रहा था, आज वही पाकिस्तान आंतरिक विद्रोह के एक ऐसे दलदल में फंसा है जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सरकार को घाव पर घाव देता जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत के पास बीएलए का कोई सटीक तोड़ फिलहाल तो नहीं दिखाई देता। ऐसे में भारत को आतंकी की आग में झोंकने वाला पाकिस्तान आज खुद बीएलए के विद्रोह दंश की मार झेलने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मेजर रिटायर्ड गौरव आर्य भी जुड़ चुके हैं। आप भी जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। गुड इवनिंग जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो पे। ब्रिगेडियर थापर सर, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। ये जो रिसेंट हमने देखा है बलोच इंसर्जेंसी का, ये जो एस्केलेशन हो रहा है और एक के बाद एक छोटे बड़े मिला दें तो 50 से ज़्यादा अटैक्स अलग अलग जगहों पे हुए हैं, ये क्या दर्शा रहा है? क्या वाकई में पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से बलूचिस्तान में फंस गया है? देखिए, पहले तो आपने जो ये अभी चलाया बलूचिस्तान का बैकग्राउंडर बहुत सही था कि 40% एरिया बलूचिस्तान का, पाकिस्तान के में 40% एरिया, 10% पॉपुलेशन है। ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, अंडर डेवलप्ड है लेकिन रिच इन रिसोर्सेज है। तकरीबन कहते हैं कि $1 ट्रिलियन वर्थ गोल्ड, कॉपर, ऑयल, गैस, काफी पदार्थ वहां पाए जाते हैं। तो इसकी पाकिस्तान के लिए बहुत वैल्यू है। लेकिन कुछ
जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, पाकिस्तान जैसे हम सब जानते हैं पंजाबी डोमिनेटेड है, तो बलूचिस्तान को उन्होंने उतना कॉम्पनसेट नहीं किया जितना कि उन्होंने बलूचिस्तान से मिनरल और रिसोर्सेज लिए हैं। उनके लोगों को, बलूच को उनकी पुरानी जो शिकायतें थी उन पे भी ध्यान नहीं दिया और उनको सेकंड सिटीजन टाइप रखा है। तो बलूच प्रॉब्लम काफी देर से है, लेकिन असल में ये शुरू हुई थी मुशर्रफ ने जब मुक्ति का 2000 के बाद असल पेस पकड़ी है इसने कि 2000 के बाद जब मुशर्रफ ने मुक्ति का कत्ल करवाया, उसके बाद ये एक पेस पकड़ी है और धीरे धीरे हो रहा है। अभी इसमें ऐड कीजिए, अगर आप सीपैक को देखें, ग्वादर पोर्ट चाइनीज का, जो बलूच जो लोग हैं वो एंटी पंजाबी हैं, एंटी चाइनीज हैं, और वो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज के लिए की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुछ टाइम से, पिछले 5-6 साल से उनकी जो पेस आई है वो काफी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तान, जैसे आपको याद होगा, ये पॉलिसी 80 से शुरू हुई थी कि टेररिस्ट को एक फोर्स की तरह इस्तेमाल करना। उन्होंने पहले अफगानिस्तान में किया, अफगानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट किया, फिर अमेरिका की मदद के साथ जो ट्रेन किया, तालिबान इंडक्ट किए, फिर सक्सेस मिली तो उसी को मोड़ के उन्होंने कश्मीर की तरफ किया। काफी देर कश्मीर में करते हैं, लेकिन जब इंडियन आर्मी ने खदेड़ दिया उनको, तो जब ये, जैसे कि हिलरी क्लिंटन ने बड़ा फेमसली बोला था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको ही काटेंगे, तो वही हुआ कि धीरे धीरे जो ट्रेन किए थे दहशतगर्द, वो पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गए। चाहे टीटीपी हो गया, चाहे जितने एथनिक वायलेंस हो रहा है वो, और बलूचिस्तान में भी। तो बलूचिस्तान एक इसे कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। एब्सोल्युटली सर, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें कितना फर्क आया है, मेजर गौरव आर्य सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वैसे तो ये बलूचिस्तान का एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल रहा है फॉर इंडिपेंडेंस, बट ये जो अभी रिसेंट हम जो एक्टिविटीज देख रहे हैं, एंड बलोच आइडेंटिटी इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, ऐसा लग रहा है। न्यू जनरेशन रिजेक्टिंग पाकिस्तानी रूल, न्यू लीडर्स कमिंग अप, कितना फर्क आप देख रहे हैं मेजर आर्य, पहले के एक्शंस में, इंसर्जेंसी वाले एक्शंस में, और अब ये जो रिसेंटली बुरी तरह से एग्रेसिव होके जो बलूच लीडरशिप आगे आ रही है, कितना फर्क आपका बिटवीन द एनालिसिस क्या कह रहा है मेजर आर्य? दो बातें हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। स्वागत। पहली बात तो यह है कि 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपने आप को एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया था, पाकिस्तान के आजाद मुल्क या एक नया मुल्क बनने से 2 दिन पहले। और फिर मार्च एग्जैक्टली 7 months लेटर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, एक फ्रॉड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा के, जिसमें खान अफ कलात और लोग भी शामिल थे। उनको धोखा दिया, उनके साथ दगा की गई और शामिल कर ली। एक बड़ी मशहूर कहावत है बलूचिस्तान में, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान और 75 साल से पाकिस्तानी। यानी कि बलोच आइडेंटिटी, देखिए 2 किस्म की इंसर्जेंसीज हैं पाकिस्तान में, या 2 किस्म के अटैक होते हैं पाकिस्तानी स्टेट पे। एक रिलीजन को लेकर अटैक होता है, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रही है, जो कि चाहती है कि वहां पे निजाम मोहम्मदी वहां पे कायम हो, या जिसको कहते हैं कि शरिया वहां पे कायम हो, वगैरह वगैरह। तो एक तो वो है। दूसरी चीज ये है कि एथनिक जो प्लेटफॉर्म्स पे लड़ रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंध में कुछ हो रहा है, या फिर बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये जो बीच में बढ़ गया है, इसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली ये कि चाइनीज का भी बहुत ज्यादा जो एक्टिविटीज हैं वो बलूचिस्तान के अंदर बढ़ गई हैं। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये शुरू होती है काशगर में, जो कि शिंजियांग प्रोविंस है, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान भी बोलते हैं उसको कुछ लोग, लेकिन चाइना में उसको शिंजियांग बोलते हैं। वो टर्मिनेट होती है गवादर में।
गवादर का इतिहास यह है कि गवादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, 50s में बना, वो ओमान का हिस्सा था, पाकिस्तान ने खरीदा था। अब हुआ यह है कि जब नेचुरल, एक तो बात यह है कि बलोच अपने आप को एक आजाद कौम समझते हैं, इवन बिफोर द मिनरल्स एंड इवन बिफोर एवरीथिंग, विच इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, और बहुत गुस्सा है इस चीज को लेके, बहुत गम गुस्सा है इस चीज को लेके। तो इनके 3 पॉइंट मुख्यतः से हैं। पहली चीज, हम एक आजाद मुल्क थे, एक फ्रॉड, एक दगाबाजी के तहत हमें पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा, और ये दगाबाजी करी जिन्ना ने, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसकी चोरी करी। और तीसरी चीज, जो वहां पे लोग डिसअपियर्ड हो गए हैं, कुछ लोग कहते हैं, बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि 50,000 से ज्यादा लोग हैं जो किसी गिनती में नहीं आ रहे, कहां पे मार दिया, दफन कर दिया, लाशें फेंक दी, किसी को कुछ नहीं पता। तो अब इसका बैकलैश हो रहा है बिकॉज जितना ज्यादा चाइनीज वहां पे आके सेटल हो रहे हैं। एक पाकिस्तान की बड़ी फेमस स्टडी है, जैसे हमारा फिक्की है, जो पैरेलल पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट है, यूरोप फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो पाकिस्तान का है, उसकी एक स्टडी है, इंटरनेट पे आप जाके देखिएगा। दे से दैट बाय 2048 पाकिस्तान विल बिकम, बलोचिस्तान, आई बेग योर पार्डन, विल बिकम अ चाइनीज मेजोरिटी प्रोविंस। वहां पे चाइनीज इतने ज्यादा, अगर उनको नहीं रोका गया, अगर चाइनीज को वीजा देके वहां पे सेटल नहीं करवाया गया सी पैक के चलते, तो 2048 से वो एक चाइनीज मेजोरिटी प्रोविंस हो जाएगा। और बलोच वैसे भी बलोचिस्तान में माइनॉरिटी हैं, पश्तून्स और मोर, अब ऊपर से चाइनीज आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजों ने एक माहौल कर रखा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ने, चोरी, और दिस फीलिंग ऑफ फ्रीडम, जो मैंने बोला ना 10,000 साल से बलोच, ये मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन से अपनी रूट्स देखते हैं बलोच, तो ये इनके दिमाग में ये सब बातें हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एब्सोल्युटली, ये पूरा आपने पूरा हिस्ट्री से समझाया, हिस्टोरिकली, कि कैसे अपनी आइडेंटिटी को, जो बलोच लोग हैं वो 10,000 साल से ट्रैक करते हुए, ट्रेस करते हुए, और उस आइडेंटिटी के बलबूते अब वो अपना हक मांग रहे हैं। बट ब्रिगेडियर थापर, मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान की इस वक्त की स्थिति का आकलन आप कैसे करेंगे? इकोनॉमिक कोलैप्स हम देख रहे हैं, IMF डिपेंडेंसी हमने देख ली, इन्फ्लेशन जो है वो 30% से ऊपर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, शरीफ फैमिली में लेजिटिमेसी क्राइसिस इस वक्त हैं, एथनिक रिसेंटमेंट हम देख ही रहे हैं, पंजाबी डोमिनेंस में के खिलाफ जो इंटेंसिफाई हो रहा है, बलोच हो गए, पश्तून हो गए, सिंधी ग्रुप्स हैं, हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे वीक स्टेट में। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? और अगर ऐसी स्थिति है कि सबसे कमजोर अवस्था में पाकिस्तान है, तो इसका फिर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? ये पाकिस्तान, जो आपने डिस्क्राइब किया, बहुत सही डिस्क्राइब किया। इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की सबको पता ही है, लेकिन मैं सुन रहा हूं कि थोड़ी सी उसमें रिवर्सल आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से 3% ग्रोथ हुआ है, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है। और जो पाकिस्तान के लोग बाहर रहते हैं उनके भी काफी हद तक जो रिपैट्रिएशन, जो पैसे आते हैं वो भी। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है और एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरी जगह से कर्जा ले रहा है। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि उसको मिल जाता है। उसको कुछ ऐसे, एक MJ अकबर ने किताब लिखी थी, उसने बहुत सही बोला था कि पाकिस्तान की स्टेट जेली की तरह है, ना वो लिक्विड कभी बनेगी ना सॉलिड होगी, वो ऐसे ही रहेगी। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तबाह नहीं होने वाला, चाहे जो मर्जी हम लोग माने। काफी लोग कहते हैं कि टूट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी आर्मी काफी सक्षम है उसको एक साथ रखने के लिए। बाकी रहा जो सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी इशू आपने सही बोला कि बलूच की तरफ से है, खैबर पख्तूनवा में हमें मालूम है TTP और एलिमेंट से अंदर भी। अभी तो हम लश्कर तौयबा और दूसरे अलकायदा और दूसरे जो अंदर हैं इनके एलिमेंट्स, उनकी बात नहीं कर रहे। जो पंजाबी एलिमेंट्स हैं वो अंदर कम करते हैं हरकत, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बॉर्डर पे हो रही हरकतें, इसके लिए पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक ज़रबे अज़्द टाइप डिप्लॉयमेंट होगी, जो पहले भी हुई थी। काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया था। इनको फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जब भी कोई प्रॉब्लम, ऐसी इशू आता है, तो वो हथियार इस्तेमाल करता है। वो लोगों को, जैसे हमने कश्मीर में किया है,
ग्राउंड पे लोगों को हम विन ओवर करने की कोशिश करते हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का होता है। पाकिस्तान का वही नहीं, वो जोर आजमाइश से चाहते हैं कि दबा के इशू खत्म कर दिया जाए। वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में चल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलता। आपने बलूच को, जैसे कि गौरव ने बताया कि बड़े प्राउड पीपल है, वो इतनी जल्दी दबने वाले नहीं है, तो उनको आपको जीतना पड़ेगा, अपनी तरफ करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप जोर एब्सोल्युटली। आजमाइश से, और वैसे भी जो ये यस। टेरेन है, ये इंसर्जेंसी के कंड्यूसिव नहीं है। यस। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होगी इनको, पाकिस्तान आर्मी को, एब्सोल्युटली सर, यू राइटली सेड सर। ओवर रिलायंस रही है वैसे भी पाकिस्तानी आर्मी का, तो ये बहुत बड़ा फेलियर ही कहा जाएगा, कहा जाता भी है कि ओवर रिलायंस रहा है मिलिट्री सप्रेशन से, जो कि अब बैकफायर कर रहा है। वहाँ के जो इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लोकल ग्रीवांसेस को इग्नोर किया गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की गई, जिनका जिक्र अभी मेजर आर्य ने भी किया। मेजर आर्य, बट मैं सेम सवाल आप ही के पास आ रहा हूँ, इस वक्त क्या टूटने की स्थिति में है पाकिस्तान? क्या ये कहना अभी हम कंफर्टेबली कह सकते हैं या जल्दबाजी होगी? मैं एक कॉन्टेक्स्ट आपको और दे रहा हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा और टीटीपी का रिसर्जेंस हम देख रहे हैं, तहरीक तालिबान टीटीपी इधर और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस आईएसकेपी, हम देख रहे हैं इन लोगों ने भी अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई किया है, और खैबर पख्तूनख्वा एक तरह से अनगवर्नेबल इस वक्त हुआ है। तो एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, जो विद्रोही ग्रुप्स हैं, आतंकवादी ग्रुप्स भी हैं जो वहाँ, वो भी अपने सर उठा रहे हैं, तमाम तंजीमें, और उसके ऊपर बलूच विद्रोहियों का ये एग्रेशन। क्या आपको लगता है कि सबसे वीक स्थिति में है पाकिस्तान इस वक्त? जी, दो तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि मोर देन आईएसकेपी, मोर देन टीटीपी या फिर बीएलए या जो भी तंजीमें हैं वहां पे काम कर रही हैं स्टेट के खिलाफ, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है साहब कि इन लोगों के बीच में टाई अप हो चुका है। ये इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, ऑपरेशनल डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एंड ये साथ मिले हुए हैं। मैं बलोचों की बात कर रहा हूँ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एक तो पहली चीज बात। दूसरी चीज यह है कि क्या पाकिस्तान सबसे कमजोर है? यस, क्योंकि हम लोग कहते हैं, जैसे जियो पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल अफेयर्स में हम लोग कहते हैं कि द मोनोपोली ऑफ वायलेंस बिलोंग्स टू द स्टेट। एक कहावत है कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो होती है स्टेट के पास होती है। पाकिस्तान में स्टेट ने वो मोनोपोली ऑफ वायलेंस को इतना मिसयूज करा, इतना ज्यादा मिसयूज करा कि वो मोनोपोली सबके पास चली गई। अब वो मोनोपोली रही नहीं है एक्चुअली। और जैसे ब्रिगेडियर संदीप थापर सर ने अभी बहुत अच्छी बात बताई, जो इंडियन आर्मी का उन्होंने हवाला दिया कश्मीर में। हम कश्मीर में इसलिए जीते क्योंकि हम कभी कश्मीरियों से लड़े नहीं। हमने ऑपरेशन जरूर करे कश्मीर में, आतंकवादियों को जरूर मारा, लेकिन सद्भावना जैसे कई सारे ऑपरेशंस जिसमें हमें बोला गया कि आप जाइए और कश्मीरियों से बात कीजिए, या आपके भाई बहन है, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर ऑपरेटिंग इनसाइड योर ओन कंट्री। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। वी रियलाइज दैट वी आर ऑपरेटिंग इनसाइड आवर कंट्री। कश्मीर भारत का हिस्सा है और जो कश्मीरी हैं वो भारतीय हैं, अब इसलिए हम भारी हथियार नहीं चलाते। आप यहाँ पे देखिएगा, जो ज़रबे अज़्ब की अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात करी थी, वैसा ही एक ऑपरेशन ये लोग लॉन्च करेंगे। आप देखिएगा, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे आर्टिलरी का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ऐसे ये लोग मारकाट मचाते हैं जैसे किसी दुश्मन देश से लड़ रहे होंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। ये महारांग बलोचाई इस्लामाबाद जलील करके और बेइज्जत करके, मार के लाठियों से, टीयर गैस, बिल्कुल सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, पहाड़ों के नीचे तो है इस्लामाबाद, इतनी सर्दी पड़ती है वहां पे, ठंडा पानी उनके ऊपर डाला गया और उनको भगाया गया। तो ऐसी बात नहीं है। आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात करी, तो देखिए, दो एग्जांपल देता हूं। महारांग बलोच को ले लीजिए बलोचिस्तान से। वो क्या कह रही हैं? क्या वो कह रही हैं पाकिस्तान के टुकड़े कर दो? बिल्कुल नहीं। वो कह रही है कि पाकिस्तान के आईन के तहत हमें हमारे हक दो, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, और जहां से मेजर गौरव आर्य ने अपना स्टेटमेंट छोड़ा था, मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें। मेजर आर्य, आप खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कुछ बता रहे थे, इनसाइट्स। जी, मैं ये बता रहा था कि जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, वहां पे जैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रही है, तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो मंजूर पश्तीन है, वो यंग लड़का है, वो भी वही बात कर रहा है उनसे कि हमें हमारे हुकूक दे दो। जहां पे तुमने माइंस लगाई हैं, वो माइन वाला एरिया जहां पे बारूदी सुरंग लगाई है, उनको हटा दो। जो हमारे भाई, बाप, बेटे, दोस्त, उनको डिसअपीयर करा, उनकी लाशें आपने मार दिया, ठीक है, मार दिया आपने, उनको कहाँ दफनाया है, तो नमाज जनाजा हम लोग पढ़ लें और अपना एक क्लोजर हो जाता है किसी परिवार का, तो वो अलाउ नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों जगह में सिमिलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनका रिस्पॉन्स अलग है। एक जगह रिलीजन को लेकर है, एक जगह एथनिसिटी को लेकर है।
यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि 26 अगस्त 2006 को 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर बुख्ती का असैसिनेशन करवा दिया परवेज मुशर्रफ ने, जो कि उस जमाने में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, आप जो भी कुछ कहना चाहें, उनको सर्वे सर्वा पाकिस्तान के थे। वहां से बलूचिस्तान नहीं, देखिए इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में काफी टाइम से चल रही है, लेकिन ये जो अगस्त 2006 वाला जो डेट है, ये 26 अगस्त का, तब से मामला इट वेंट टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बिकॉज ही वाज द पर्सन जो कि एक कैबिनेट अपॉइंटमेंट भी उनके पास थी, वो स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के भी मेंबर थे, वो हर जगह थे, और वो एक ब्रिज थे कि पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग बलूचिस्तान की हो सकती है। आपने उनको मार दिया। आपसे मेरी मुराद यहां पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने हेलीकॉप्टर, गनशिप्स और इन्फेंट्री लगाई और पता नहीं क्या क्या लगाया और उनको जान से मार दिया। उसके बाद आप कभी भी देखना, मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, वो दिन है और आज का दिन है, द बलोच रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तब से लेकर अब तक, करेक्ट, अब तक दे हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और ये चलता चला जाएगा, ये रुकने वाली बात नहीं। आखिरी एक बात मैं आपको कह दूं, जहां तक हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने मंजूर पश्तीन की बात बताई, तो वहां पे मोहसिन दावर है, अली वजीर है, ये सब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, राइट? और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ऐसे रह चुके हैं कि दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग है, थोड़ा सा कम्युनिस्ट टाइप के हैं, लेकिन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नहीं है। आप समझिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने बोला कि उठा लो, आईएसआई के बंदे गए, एनसीओज गए, जेसीओ गए, इनको उठा लिया, इनको मारा गया, इनके कपड़े उतार के इनको नंगा करके मारा गया, इनके वीडियो बनाए गए। सो दिस इज हाउ दे ट्रीट द पश्तून्स, दिस इज हाउ दे ट्रीट द बलोच। इसलिए हिट बैक आता है, क्योंकि आपने प्रेशर कुकर की जो सीटी थी, मैं इधर महारंग बलोच को और मंजूर पश्तीन को प्रेशर कुकर की सीटी बोल रहा हूं कि प्रेशर निकल जाए, आपने सीटी बंद कर दी। आपने बोला कि नहीं, जैसे कि ब्रिगेडियर संदीप थापर सर ने बोला था कि भाई आपने बातचीत नहीं करी, आपने बोला कि हम सिर्फ कलमे वाली उंगली से काम करेंगे, ट्रिगर दबाएंगे, गोली से बात करेंगे, तो फिर उसका जवाब तो गोली मिलेगा आपको। एब्सोल्युटली, तो वही हो रहा है वहां पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो यानी कि ये पाकिस्तान की ही जो वहाँ पर फेलियर रहा है, जो इग्नोरेंस रहा है, ये उसी को अब झेल रहा है पाकिस्तान और वहाँ की आर्मी। थापर सर, आपके पास भी आ रहा हूँ सर, और एक तो आप अगर उसमें कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे समझना चाहूँगा स्ट्रेटेजिकली अब इसमें भारत की भूमिका आप क्या देख रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें चुपचाप बस तमाशा देखना है, पाकिस्तान के कोलैप्स होने का वेट करना है, या डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स? हालांकि पाकिस्तान तो अब कहना भी शुरू हो चुका है कि साहब डोभाल साहब ही कर रहे हैं सब कुछ, ये तो उनका स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और हमने उस बात का स्वाभाविक रूप से खंडन भी किया है। बट इंडिया की भूमिका भी आप किस तरह से देख रहे हैं सर? क्या करना चाहिए हमें? देखिए, मैं समझता हूँ पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हम जितना दूर रहें इससे उतना बेटर है। हम हमेशा कहते रहे कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है पाकिस्तान का ब्रेकअप होना। हम चाहते हैं एक स्टेबल पाकिस्तान रहे, उससे स्टेबल मेरे पर होगा तो हमारे को कम प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम वैसे भी वो हमको इसका ब्लेम हमारे ऊपर डालते हैं कि रॉ ये करवा रहा है बलूचिस्तान में, जो हम आई डाउट कि हम करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और हम ऑब्वियसली हम बलूचीज को सपोर्ट करेंगे, तो वो फिर पाकिस्तान के को मौका मिल जाएगा हमें क्रिटिसाइज करने का। तो ये एक बात है, पॉलिटिकली हम इनसे दूर रहें। हम बोले इंटरनल मैटर है, जैसे वो अगर कश्मीर में कुछ बोलते हैं तो हम बोलते हैं हमारा इंटरनल मैटर, आप दखल मत दीजिए, हमको भी नहीं देना चाहिए। ये तो हो गई डिप्लोमेटिक बात। जहां बात है सिक्योरिटी की, अब मैं ये पॉइंट लाना चाहता हूं कि पाकिस्तान, मुझे ये डर है, मुझे ये शक है कि ये इंटरनल इतनी चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है एक पाकिस्तान भी कोशिश करे कि हिंदुस्तान में कुछ 7 अक्टूबर वाला हमास टाइप कोई ऐसी हरकत करे, 26/11 जैसी या कुछ, ताकि पूरी कौम का ध्यान भटक जाए। इसके लिए हमें अलर्ट रहना है कि हमें बॉर्डर पे तो सिक्योरिटी तो हमेशा रहती है, उसको पे भी तवज्जो रखनी है हमने, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के सपोर्टर या कोई फेंस सिटर्स या उनके एजेंट्स जो हिंदुस्तान में घुस आते हैं, वो कुछ ऐसी हरकत ना कर दे कि हमारे भी देश की प्रॉब्लम हो जाए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाएं या कहीं पे नुकसान कराएं, ताकि देश की इज्जत
पे या कैजुअलिटी ना हो और ये हमारे प्रेस्टीज पे आंच ना आए, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि ये स्पिल ओवर करके किसी तरह पाकिस्तान हमारे पे कुछ करने की कोशिश ना करे। मेरे हिसाब से इतना ही। बॉर्डर पे तो आर्मी राइट और सर। बीएसएफ तैनात है, वो आई एम श्योर इंस्ट्रक्शंस होंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, अपनी मुस्तैदी से काम करेंगे राइट सर। ताकि कोई और इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके जेएनके के अंदर। राइट सर। सो आप, यस सर। तो ये मेरे सर, हिसाब से हमें करना सर यानी चाहिए कि आप कह रहे हैं सर कि पॉलिटिकली हम अपने आप को एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि हमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बलोच या पश्तून ग्रुप्स के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की, नंबर वन। एंड नंबर टू, हमको रादर अपने बॉर्डर को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि जस्ट टू प्रिवेंट द स्पिल ओवर ऑफ पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी इनटू इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बलूच और पश्तून के साथ हमारे ट्रेडिशनल ओल्ड रिलेशनशिप हैं, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में साइड्स नहीं लेनी है एट द मोमेंट। Alright, अगर हम साइड लेने तो पाकिस्तान को मिल जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, तो Right, उनको sir. मौका मिल जाएगा हमें ब्लेम करने का। हमें Right, sir. जो बलूच को सपोर्ट कर रहा है, हम पॉलिटिकली वर्षों से बलूच और पश्तून को हम सपोर्ट करते आ रहे हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं। लेकिन इस इशू में, बलूचिस्तान की इशू में हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता आप कह रहे हैं कि नहीं है, जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है वही ठीक है। मेजर आर्य, आपका टेक इस पे क्या होगा? हाउ शुड इंडिया रिएक्ट? क्या हमें करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान आज की तारीख में कश्मीर के बारे में थोड़ा सा कम बोल रहा है या कम हरकत में आया है। तो इसमें हर समय मैं एक बात ये कहता हूं, इंटेंट और कैपेबिलिटी। एक तो आपकी नीयत है और दूसरी आपकी काबिलियत है। नीयत पाकिस्तान की तो है, और अगर कैपेबिलिटी आ गई, ये पाकिस्तान के जनरल थे, एक आर्मी चीफ थे अशफाक परवेज कियानी, जनरल अशफाक परवेज कियानी, वो कहते थे कि वंस यू हैव द कैपेबिलिटी, इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। अगर आपके पास वो सलाहियत आ गई तो इंटेंट, आपका जो आपकी नीयत है, वो बदल सकती है। तो आज की तारीख में अगर पाकिस्तान चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान शरीफ हो गया है, इसका मतलब ये है कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन कैपेबिलिटी हुई वो उस दिन करेगा। जिस दिन अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंटरेस्ट लिया और पाकिस्तान में डॉलर भर के कंटेनर आना शुरू हो गए, पाकिस्तान फिर से ये जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगा के आगे बढ़ेगा। एक बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आउटसाइड द वर्ल्ड इंडिया शुड स्पेंड मनी, अ मेजर अमाउंट ऑफ मनी। और जैसे आपके हार्वर्ड है या कैम्ब्रिज है या आपके बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड हैं, ये सब MIT, किंग्स कॉलेज, ये जो ओपिनियन मेकिंग यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इन अमेरिका, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंडिया को एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, अग्रेसिवली अवेयरनेस कैंपेन, और डिप्लोमेटिकली चार्ज्ड, वेल फंडेड अवेयरनेस कैंपेन, और जहां पे बलोच स्टूडेंट्स आए और वो अपना बताएं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसको इंटरनेट पे ले जाया जाए एक मैसिव वे में, और जहां जहां पे, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की ब्रसल्स में है या यूके में है या कांग्रेस में है, होता है, बीच बीच में होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन इट नीड्स टू बी डन ऑन अ मैसिव स्केल। पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, पाकिस्तान जो अपने जो माइनॉरिटीज के साथ करता है, जहां पे माइनॉरिटीज में सिर्फ हिंदुओं को नहीं कह रहा, इवन बलोच आर अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, सुन्नी मुस्लिम है, दे आर अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। तो हर वो जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, उसके साथ बदसलूकी करता है। वहां पे मैसिव वहां पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं। इनको उतनी तरीके से सामने नहीं लाया जा रहा जितना उसको लाना चाहिए। और आखिरी चीज मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान को गम और गुस्सा किस चीज का है? पाकिस्तान का असली गम यह है कि 1965 में भी पाकिस्तान ने यह सोचा था कि पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत, और कश्मीर का मुसलमान हाथ में हथियार लेके खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान पैंदाबाद का नारा लगा के इंडियन आर्मी से लड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही पाकिस्तान ने एस्टिमेट करा था 1999 कारगिल में कि हम लोग वहां पे हाइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे, हाईवे 1 अल्फा कट ऑफ करेंगे और मुस्लिम पॉपुलेशन खड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये तो हुआ नहीं कभी, ना कश्मीर में हुआ। भारत का मुसलमान इनको 1 रुपए की लिफ्ट नहीं देता, पाकिस्तानियों को 1 रुपए की लिफ्ट नहीं देता, राइट? ये बड़े इस मामले से किलसे हुए हैं बहुत ज्यादा। तो आपको समझना पड़ेगा कि इनकी फॉल्ट लाइंस कहां पे हैं, ये क्या चाहते हैं। छोटी सी चीज, मोहम्मद शमी पानी पीता है, ये पाकिस्तान में सोशल मीडिया की कैंपेन की, उसको अपने आप को एक पेट्रियोटिक इंडियन दिखाने के लिए रोजा तोड़ना पड़ा। कल आपको पता है क्या हुआ? कल परसों जब न्यूजीलैंड की टीम, पूरी पाकिस्तानी टीम रोजे के बीच में पानी पी रही थी। हाँ, एब्सोल्युटली।
बट आपको मोहम्मद शमी को टारगेट करना है क्योंकि वो इंडियन मुस्लिम है, और उनकी तो बेटी आपको को लगता भी। है कि उनकी बेटी को भी। तो ये सब हरकतें ये लोग करते रहेंगे। हमें क्या करना है कि कंसर्टेड डिप्लोमेटिक और एजुकेशनल कैंपेन दुनिया भर में अच्छी वेल फंडेड पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको बताना है, पाकिस्तान को एक्सपोज करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वॉर्स जो हरकतें हैं उसको काउंटर करने के लिए हमें काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा पाकिस्तान रोल इन स्पॉन्सरिंग टेररिज्म ग्लोबली विद हेवी फंड्स। जितना अच्छे तरीके से अच्छे फंड के साथ हम कर पाएं इसको, उतना हमारे हित में। तो ये थी आज की चर्चा। बहुत सारे इंसाइट्स मिले, हिस्ट्री से लेकर और वर्तमान और फ्यूचर के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आप दोनों ने दिए। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर थापर सर वक्त निकालने के लिए। मेजर आर्य सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला सर। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।